अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सहरिश और मेरे साथ पढ़ते हैं आप लोग केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और इसके अलावा मुकद्दस है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और इसके अलावा एक न्यू स्टूडेंट है गेस फैजी अख्तर। वेलकम टू आवर क्लास। अगर मैंने नाम जो है वो गलत बोल दिया हो तो ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और कहाँ से हैं आप? वैसे अपने आप को प्लीज़ इंट्रोड्यूस जरूर करवाइएगा। कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, किस कॉलेज से हैं, और आप लोग केमिस्ट्री में अपने कॉलेज में कहाँ से पढ़ रहे हो, मतलब कौन सा चैप्टर है। हमारा जो चैप्टर है वो आज का चल रहा है चैप्टर नंबर 16, जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। दो दिस इज नॉट लास्ट चैप्टर। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से। यानी कि एक दफ़ा बुक खत्म करने के बाद हमने बुक को दोबारा से शुरू करना है। और शिजा है, शिजा हाल अहवाल पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम के अलावा। वालेकुम अस्सलाम। और हाल अहवाल ठीक है। आप सब सुनाएं कि आप सब कैसे हैं, और क्या जो सर्दी आ रही है थोड़ी थोड़ी होगी हुई है, सो उसमें उससे आप बचे हुए हैं, या आपने भी बेहतियाती की और अपने आप को बीमार कर लिया, ऐसा कुछ किया है कि नहीं आप एहतियात कर रहे हो? क्योंकि अभी मुझे पता है आप लोगों के सेंडर्स भी होने वाले होंगे दिसंबर में, सो उसके लिए आप सारे प्रिपेयर होंगे। ओके, इट्स फायजा अख्तर। ओके फायजा, और ये कह रही है कि मैं लाहौर से हूँ। वेलकम टू आवर क्लास फायजा। और अमीनुर रहमान भी आ चुके हैं क्लास में। सो अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सो होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो हमने जो पढ़ रहे हैं हम वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कल हमने 4 मेन चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले था एटमॉस्फेयर, यानी कि वो एयर, वो माहौल जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा फिजाई माहौल है। देन हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फेयर, जो कि आबी है, पानी है, जिसके अंदर पानी गंदा कैसे होता है, कैसे केमिकल्स होते हैं, क्योंकि हमने केमिकल के लिहाज से देखना है। इसके अलावा हमने पढ़ा लिथोस्फेयर कि ज़मीन के अंदर कौन कौन से केमिकल होते हैं। देन हमने इकोस्फेयर की बात की कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसको कौन कौन से केमिकल डैमेज कर सकते हैं। सो आज हमने आपके एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक पे रोशनी डालनी है। रोशनी टॉर्च से नहीं डालनी है, रोशनी हमने अपने दिमागों से डालनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन में स्मोक, ओजोन, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो यही है। इससे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके पास पेपर क्वेश्चन में, पास पेपर में। सो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्मोक से रिलेटेड है। चूंकि कुछ पास्ट ईयर्स में आपकी जो स्मोक है वो बहुत ज़्यादा हर साल इंक्रीज हो जाती है। सो स्मोक का क्वेश्चन बहुत आता है, लाजमी पूछा जाता है शॉर्ट या लॉन्ग में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके पोल्यूटेंट से रिलेटेड है कि एयर के ऐसे कौन से पोल्यूटेंट है जो कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी हैं। फिर ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ओजोन डिप्लीशन क्या होती है। सो जो आज का टॉपिक है ना वो आपके पास पेपर के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पार्टिसिपेट करना है। ओके ठीक है फायजा, आप आईसीएस की स्टूडेंट हैं और मैथ की क्लास जो है वो हमारी सेकेंड की होती है आफ्टर ब्रेक होती है, यानी कि 5:15 से ऑलमोस्ट 5:50 से 6 के दरमियान में होती है, ठीक है। सो ब्रेक के बाद, अभी मेरी क्लास के बाद एक 15 मिनट्स की ब्रेक है, उसके बाद हमारी क्लास है, ठीक है। और फैजान सबको अस्सलाम वालेकुम हो रहा है मुझसे में, तो वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट वन है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है और आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन है क्या? जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड व्हाट आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ये क्वेश्चन जो है ये पास पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट वन है। सो ये आप लोगों ने ये 2 चीजें जरूर पढ़नी है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, एयर पोल्यूशन क्या होती है? एयर पोल्यूशन में होता है कि आपकी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे हमने कल एटमॉस्फेयर पढ़ी, सो उसमें हमें पता चला कि देयर इज 78% क्या है हमारे पास नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 0.03% जो है वो आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो फिर उसकी अमाउंट जो है वो जब बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, या आपके पास दूसरे जो गैसेज हैं यानी कि मीथेन गैस है, उसकी अमाउंट आपकी इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है। सो वो इन्वायरमेंट क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है, वो नेचुरल नहीं रहती है। और जो नेचुरल नहीं रहती है तो फिर पोल्यूट होने के साथ साथ वो दूसरे लोगों में या दूसरे लाइफ में, नॉट ओनली एनिमल लाइफ बट ऑल्सो प्लांट लाइफ को भी डैमेज करती है, ठीक है। और उसके अलावा लिथोस्फेयर को भी डैमेज करती है। सो वो हम देखेंगे। और मेरी क्लास बेटा 5 o'clock एंड होनी है, और मेरी क्लास के बाद जो मैंने आपको बताया 15 मिनट्स की ब्रेक है, उसके बाद मैथ की क्लास है, ठीक है फायजा। और फैजान, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मेरी क्लास के बाद
मैथ की क्लास होनी है, ठीक है। आप लेट आते हैं और लेट आने के साथ साथ आप जो है ना फिर बातों को गलत इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी एयर पोल्यूशन का, सो गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। और सो लेट्स स्टार्ट। चलें जी। द एटमॉस्फेयर इज पोल्यूटेड व्हेन पोल्यूटेड सब्सटेंसेस विच द इन्वायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आर मिक्स्ड विद। सो ऐसे तमाम पोल्यूटेंट्स जो कि इन चीज़ों को इफेक्ट करेंगे वो हमारे पास एयर पोल्यूशन में आएंगे। देन हमारे पास है प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो पोल्यूटेंट्स और वो आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहे हैं। लाइक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वो डायरेक्टली उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, वो जैसे बन रही है। अब आजकल आपको पता है कि न्यूज़ में आ रहा था कि जितने भी फायर ब्रिक्स हैं, ये जो भट्टे होते हैं, ईंटों के भट्टे होते हैं, इन पे पाबंदी लगा दी गई है कुछ अरसे के लिए क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। सो स्मोक बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ है, इनको कुछ देर के लिए पॉज कर दिया गया क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट में और इसके अलावा एशेस के छोटे छोटे राख होती है वो आपकी इन्वायरमेंट में आ जाती है। सो उसको इन्होंने रोका हुआ है कि उसको रोकने के लिए कहा है कि आप डायरेक्टली उसमें नहीं कर सकते हो। इन्होंने पाबंदी लगा दी, उन पर बैन कर दिया उनको कुछ अर्से के लिए। देन आपके पास SO2 गैस है। SO2 गैस जब आप फ्यूल बर्न करते हो, जाहिर बात है आपका जो फ्यूल है इट इज़ नॉट प्योरली कार्बन एंड ऑक्सीजन। जो आपका फ्यूल आ रहा है उसके अंदर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है। सो ये सारे कंपाउंड जो सल्फर के ऑक्साइड हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये भी क्या करेंगे, ये आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। सो आपके पास जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में है और वो डायरेक्टली कहाँ रिलीज हो रही है, डायरेक्टली एयर के अंदर रिलीज हो रही है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं जब इनमें मॉडिफिकेशन आ जाए। मॉडिफिकेशन किस तरह से आती है, लाइक ये नाइट्रस ऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। गैसेज है ना, गैसेज हल्की होती हैं, गैसेज ऊपर की तरफ चले जाती हैं। ऊपर है आपके पास बादल, बादलों में क्या है, पानी। वहां पे जब लाइटनिंग होती है यानी कि जब मॉलिक्यूल्स का टकराव होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सो उस टाइम पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड या आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इसके नतीजे में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है, जो कि क्या है, जो कि एसिड रेन का पार्ट है। सो ये आपके पास क्या होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये क्या है आपके पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, यानी कि मॉडिफाइड पोल्यूटेंट। एक वो पोल्यूटेंट है जो डायरेक्टली एयर में जा रहे हैं, ठीक है, उसमें ऑक्साइड्स आएंगे। जब ये ऑक्साइड मॉडिफाई हो जाएंगे यानी इनका किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन हो जाएगा, सो ये हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं एसिड्स। सो पहले हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं, एसिड्स हैं। दूसरे हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है वो PAN है, यानी कि आपके पास आ जाएंगे डिफरेंट असाइल नाइट्राइल्स आ जाएंगे। सो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है, सारी बात आपके इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, सो नाइट्रोजन के जो आलूदगी है वो हमारे पास इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और ये बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। चलें जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। एक क्वेश्चन इसका अमूमन वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक तो ये पूछते हैं आपके पास क्वेश्चन आता है कि इसकी सोर्स क्या है, ठीक है। एक तो इसकी सोर्स पूछी जाती है और दूसरा इसका पूछा जाता है कि वाई इट इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऐसा क्यों है, होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड तब पैदा होती है जब एयर की अमाउंट कम हो जाती है, एयर डेफिशिएंसी है, तो जब ज़्यादा होगी तब आपके पास नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जाती है, ऑक्सीजन वाला पोर्शन कम हो जाता है और ये रेशो इसकी 1:1 हो जाती है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि अनस्टेबल है तो ज़्यादा रिएक्टिव है। जब ज़्यादा रिएक्टिव है तो फिर क्या होगा, ये आपके ब्लड के साथ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाती है। सो जो हीटर्स वगैरह हम ऑन करते हैं, स्पेसिफिकली जो गैस हीटर्स होते हैं,
सर्दियों में तो अमूमन कहा जाता है आपको कि रात के वक्त उन हीटर्स को ऑन मत किया करें, जब आप सो रहे हैं जस्ट टर्न इट ऑफ। और दूसरा ये भी कहा जाता है आपको कि जो गैस के हीटर आप लोग यूज़ करते हो उसके सामने आप पानी का एक बर्तन लाजमी रखो। अब वो पानी का बर्तन क्यों रखते हैं? ताकि आपकी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर वाटर रहेगा, वाटर वेपर्स रहेंगे, वहाँ से वो ऑक्सीजन लेता रहेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली नहीं बनेगी। ओके शिजा, मैं रिपीट कर देती हूँ, इंटरनेट ऑफ हो गया था। रिपीट क्या करना है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अच्छा, प्राइमरी का मतलब है जो कि अभी डायरेक्टली एयर में जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जितने भी ऑक्साइड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ढेर सारे ऑक्साइड हैं, सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं। सो ये डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं। सो ये आपके पास क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। जब ये एक दफ़ा इन्वायरमेंट में चले गए, अब इनका जाके इन्वायरमेंट पे रिएक्शन हुआ है, सो अब जो चीज़ आपके पास बनेगी वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया सल्फर डाइऑक्साइड है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास बना देती है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एसिड रेन का पार्ट है। नाइट्रिक एसिड ऊपर उड़ता है, ठीक है, बादलों में चला जाता है, वहाँ पे लाइटनिंग के थ्रू रिएक्शन होता है, थंडरस्टॉर्म होता है और आपके पास नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ये आपके पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। आपको पता है एसिड रेन कितनी बड़ी जहर है हर चीज़ के लिए, एनिमल लाइफ के लिए, प्लांट लाइफ के लिए, इवन रॉक्स के लिए। वो आगे हम पढ़ेंगे, एसिड रेन का पूरा टॉपिक है। देन आपके पास कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। देन उसके पास PAN बनते हैं, इनके पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स बनते हैं, जो कि नाइट्रोजन के ही आगे फर्दर कंपाउंड्स हैं। सो ये सारे के सारे क्या हैं? ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ समथिंग बने हैं, डायरेक्टली नहीं रिलीज हुए, बल्कि इन्होंने कोई ना कोई दो पोल्यूटेंट्स पकड़े, यहाँ से उनको मिला के एक नया पोल्यूटेंट बना दिया। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है आपके पास पेपर क्वेश्चंस में। ओके फायजा, कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो। ओके आपका क्वेश्चन है कि यहाँ 9th क्लास की क्लासेस होती हैं क्या? मेरी सिस ने मैथ की क्लास लेना चाहती है, शी इज़ इन 9th क्लास। सो बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉल करें और हमारे एडमिन से आप बात कर लें इस सिलसिले में, ठीक है। वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं। क्लियर है? चलें जी, अभी मैं क्या बात कर रही थी? सेकेंडरी और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की। उसके बाद हम आए कार्बन मोनोऑक्साइड पे। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? जब ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है हमारी इन्वायरमेंट में। होता क्या है? होता यह है कि आपके पास अब जब ऑक्सीजन नहीं रहती तो कार्बन ने तो कंबाइन करना है। सो वो क्या करते हैं? उसके अलावा नूरुल हक अरमानी है, वेलकम टू आवर क्लास बेटा। कहाँ से हैं आप? अपने आप को काइंडली इंट्रोड्यूस जरूर करवाइएगा। अभी ICS के स्टूडेंट हैं या आप FSC प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, और किस कॉलेज में पढ़ते हैं? आपने केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो कहाँ तक पढ़ लिया है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो अभी मैं क्या बात कर रही थी? अभी मैं बात कर रही थी ह्यूमन कार्बन मोनोऑक्साइड की। होता क्या है? जब हम इनहेल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सो हमारे ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। जब हम हमारे लंग्स में हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं और वो हमारे ब्लड तक जाती है, सेल्स तक जाती है, सेल के अंदर रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल में से बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और हमारे लंग्स में आती है और वो बाहर एक्सहेल हो जाती है ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। और ये आपका फर्स्ट ईयर का टॉपिक है पार्शियल प्रेशर का, डाल्टन पार्शियल प्रेशर, ये इनहेलिंग वाला प्रोसेस जो है। और जो दूसरी बात है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी तो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो स्टेबल है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल नहीं है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? फटाफट से अच्छा फायजा, शिजा आप प्लीज़ फायजा को रिप्लाई कर सकते हो। आप फायजा को बता दो कि आप कमेंट कर दो इनको जो मैंने बात बताई है, ठीक है। फायजा, वैसे अभी मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बात सुनाई दे रही है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। आपने अभी अपने फॉर्म फिल किया होगा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, आप हमारे एडमिन से बात कर सकते हो, ठीक है। वो आपको बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं, क्लियर। और अभी मैं क्या बात कर रही थी? हमारे ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग। सो कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि अनस्टेबल है, हमारे ब्लड के साथ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाती है। जब रिएक्ट कर जाती है तो फिर ये होता है कि वो आसानी से टूटता नहीं है बॉन्ड। जब वो बॉन्ड नहीं टूटेगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, सो हमारी बॉडी क्या कर जाएगी? डाई आउट कर जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द
प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी हमारे हार्ट बीट में, हमारी ब्रीदिंग में, हर चीज़ में यूज़ हो रही है। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो डेथ हो जाएगी। इसलिए जो लोग मोस्टली होता है कि जो लोग रात को हीटर लगा के भूल जाते हैं और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन या अमाउंट इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाती है, वो इनहेल करते हैं, वो रिवर्स बैक नहीं होता रिएक्शन। जब रिवर्स बैक नहीं होता तो डेथ हो जाती है उनकी। ठीक है, ये रीज़न होती है। इसके जो मैंने क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये एक क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछा जाता है। सो इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड हाईली टॉक्सिक गैस। इट इज़ 3 times लाइटर देन एयर। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। बनता कैसे है, क्यों हमारे इन्वायरमेंट में है? और फैट बर्निंग इन वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मोटर व्हीकल्स, railways, aircraft is the major source of carbon monoxide, or usually in the absence या आप कह लो in the insufficient supply of air ये बनता है। It will suffocate if inhaled। आपकी सांस को बंद कर देती हैं। किस तरह बंद कर देती हैं? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड होती हैं तो फिर वो छोड़ती नहीं है उसकी। It bind blood hemoglobin more strongly than oxygen, thus excluding oxygen from normal respiration। और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी आपकी बॉडी में तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए। इनके नोट के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक इससे रिलेटेड, सोर्स से रिलेटेड, और एक इससे रिलेटेड कि ये हार्मफुल क्यों है। ठीक है, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन है जो इससे आए हुए हैं। सो बी ऑन योर टोज। ठीक है, देन नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड डिफरेंट तरह के, NO2 भी हो सकता है, N2O भी हो सकता है, NO भी हो सकता है, N2O5 भी हो सकता है। डिफरेंट तरह के नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं डिपेंडिंग अपॉन के किस रेशो में ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करेगा। सो द गैसेस नाइट्रिक ऑक्साइड NO and nitrogen dioxide NO2 are considered pollutants। Natural production is due to bacterial action। होता क्या है, जो हमारी सॉइल है, जब कल मैंने बात की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि देयर आर सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन आवर सॉइल जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट भी एक रिएक्शन होता है, इन नाइट्रेट्स को तोड़ने वाले बैक्टीरिया भी हैं। सो वो क्या करते हैं, इन नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एयर में रिलीज हो जाते हैं और वहाँ पे पोल्यूशन करते हैं। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड है जनरली प्रोड्यूस बाय द कंबस्टन ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, यानी कि फ्यूल आप बर्न करोगे। क्यों? क्योंकि फ्यूल के अंदर कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कंबाइन। सो दे आर गैसोलीन। और गैसोलीन आपको पता है क्या होती है, ये एक तरह का फ्यूल है जो कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से आता है। सो बोथ ऑक्साइड्स रिजल्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, यानी कि आपके पास N2 और O2 मिलेगा तो आपके पास NO बनेगा। और अगर इसकी रेशो, दिस इज इन 1:1, दिस इज 1/2:1, सो ये आपके पास NO2 बनेगा। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन देयर कंसेंट्रेशन। देन है सल्फर के ऑक्साइड। अच्छा, सल्फर के ऑक्साइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आ गया, कि सल्फर के ऑक्साइड के ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है। इसका क्वेश्चन ये वाला आया हुआ था कि ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या रिएक्शन है। सो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड है कंसीडर टॉक्सिक। और नेचुरली आपको पता है कि अभी मैंने कहा कि फ्यूल बर्निंग से एक तो आएंगे, दूसरा वॉल्केनोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कल अर्थ में 8 एलिमेंट्स पढ़े थे जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो सल्फर एक ट्रेस एलिमेंट था। सो आपकी अर्थ में नेचुरली अकरिंग सल्फर है। वो सल्फर क्या करेगा, जब बर्न होगा तो डेफिनेटली वो सल्फर का ऑक्साइड बनाएगा। जब ऑक्साइड बनाएगा तो वो इन्वायरमेंट में जाएगा, इन्वायरमेंट जाकर खराब करेगा। सो मोस्ट ऑफ द नेचुरल सल्फर ऑक्साइड्स आर एमिटेड बाय वॉल्केनोज 67% एंड माइन्यूट, बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ बाय ऑर्गेनिक डीकम्पोजिशन। ह्यूमन एक्टिविटी, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। एयर इज पोल्यूटेड विद SO2 ड्यू टू कंबस्टन ऑफ कोल। फ्यूल 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 क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी फ्यूल पे चलती है, हमारी गाड़ियाँ फ्यूल पे चलती हैं, हमारे जनरेटर्स फ्यूल पे चलते हैं, हमारे हाँ बिजली फ्यूल से पैदा होती है। फ्यूल 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 एंड जितना ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करोगे उतनी ज़्यादा पोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश ये की जाती है कि रिसाइकल हम करें चीज़ों को, ऐसी एनर्जी लें जो रीन्यूएबल हो। लाइक सोलर पैनल्स बहुत कॉमन हो गए हैं आजकल, पहले इतना रुझान नहीं था, लेकिन आजकल लोग चूँकि ये पोल्यूटेंट फ्री हैं, पोल्यूशन नहीं करते, पोल्यूशन कॉज नहीं करते, तो लोग इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और फ्यूल का यूज़ वैसे भी लोग कहते हैं कम किया जाए। सो सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन इन
1:1 या 1:2, तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। और यही सल्फर डाइऑक्साइड जब फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। हाँ जी, वॉल्केनो, यही वाला वॉल्केनो, ये लावे वाला वॉल्केनो जो होता है। सो अबव गैसेज आर टॉक्सिक, इरिटेंट, खुजली कर देती हैं, आप इस तरह से कह लो, यहाँ जहाँ गिरती हैं, चूंकि ये एसिड बनाती हैं, वाटर के साथ मिक्स होते साथ ही एसिड बना देती हैं। जब एसिड बनाती हैं तो आपको पता है एसिड कितना तेजाब जो होता है कितना हार्मफुल होता है। सो दे कॉज एसिड रेन एंड सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सो हमारे पास उसके बाद है हाइड्रोकार्बन। इसका भी एक ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, लेकिन 1-2 बोर्ड में पूछा जा चुका है इसके प्रोडक्शन से। ये है कि ये इसकी नेचुरल रिसोर्सेज क्या है प्रोडक्शन की, कैसे प्रोड्यूस होता है हाइड्रोकार्बन। मीथेन इसमें आती है गैस। ओके, नूरुल हक कह रहे हैं कि ये बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और सेकेंड ईयर में क्या आपने रखा हुआ है, प्री मेडिकल के हो, प्री इंजीनियरिंग के हो या ICS के हो, क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? सो नेचुरली दे आर एमिटेड बाय डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स इन एटमॉस्फेयर। जैसे हम राइस फील्ड्स हैं, ठीक है, पैडी फील्ड्स जो हैं जहाँ पानी खड़ा रहता है, सो मोस्टली वो मीथेन प्रोड्यूस करती हैं। सो पैडी फील्ड्स, अभी ये मैंने बात की, दलदली इलाके जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन इन एयर। और हमारे पास इसकी जो अमाउंट है हमारी एटमॉस्फेयर में रहने की, वो 3 से 7 साल है, बगैर डिकम्पोज हुए, बगैर किसी चीज़ से रिएक्ट करे, हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। सो उसके अलावा दूसरी नेचुरल रिसोर्स जो है वो है हमारे पास एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। सो होता क्या है एनएरोबिक डिकम्पोजिशन एरोबिक में, बल्कि आप लोग मुझे बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद ये वाला पार्ट करेंगे। दूसरा ऑटोमोबाइल्स, यानी कि आपके पास जितने भी ये व्हीकल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, CNG, फलानी चीज़, तो फलानी चीज़, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स बड़े भी होते हैं, छोटी चेन भी होते हैं। छोटी चेन क्या है, इन्वायरमेंट में जाएगी, डिस्ट्रॉय करेगी आपके इन्वायरमेंट में, हाइड्रोकार्बन की अमाउंट बढ़ जाएगी। सो क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक डिकम्पोजिशन? सो दुआ है हमारे साथ, चलें दुआ आप ही बता दें इसका आंसर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक डिकम्पोजिशन? हाँ, क्रैश कोर्स इस लिहाज से बड़ा होता है कि पास पेपर क्वेश्चन उसमें सिर्फ आपको करवाए जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा ठीक है नूर हक, आप भी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक हो क्या? सो मैं भी क्या पूछ रही थी, मैं आपसे ये पूछ रही थी एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस है। चलें वो आप बताएं तो मैं उतनी देर आपको ये बताती हूँ कि आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में आपके पास हाइड्रोकार्बन बनता है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन के बगैर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सो हमारी बॉडी में एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन जो आम तौर पे हो रही है, हम सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जो फूड है वो टूट रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एक हमारी बॉडी में होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो आप एक्सरसाइज के दौरान होती है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब है आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आप तो उतनी ऑक्सीजन ले सकते हो ना कैपेसिटी के मुताबिक। वो जो एक्स्ट्रा डिमांड है ऑक्सीजन की वो पूरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। जिस तरह आपको पता है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे मसल्स में, खलियाँ जो पड़ जाती हैं जब हम नई नई एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, चूंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ऑक्सीजन होती नहीं है। सो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और उसके नतीजे में आपके पास लैक्टिक एसिड बनता है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बन जाता है इस केस में, ठीक है। देन एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, एसिड रेन क्यों खतरनाक है, पहले ये बात कर लेते हैं एसिड रेन क्यों खतरनाक है। पहली चीज़, एसिड रेन क्या करती है, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। एसिड है ना, कोई एसिड लो किसी प्लांट पे गिराओ, ऐसा ही हो जाएगा प्लांट जैसे इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, गंजा हो जाएगा, कोई पत्ता नहीं बचेगा उसका, रूट्स उसकी गल जाएंगी, आपकी जो सॉइल है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। एनिमल्स पे किस तरह, आप कहते हैं कि पहली बारिश में कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो मोस्टली हमारे पास एसिड रेन होती है, उसके अंदर एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है।
सो आपकी स्किन पे गिरेगी, आपको स्किन डिजीजेज होंगी, आपके जो बाल हैं उनको इफेक्ट करेंगी, आपके स्किन पे ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, दाने निकल आएंगे, जिसको आप डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी से करते हो, रिलेट करते हो। देन रॉक्स के लिए किस तरह खतरनाक है, एसिड है ना, आपके घर में मार्बल होगा, आप जरा उस पर एसिड गिरा के देखना, अम्मी से तो डांट पड़ेगी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो मार्बल को ख़राब कर देता है। एसिड बहुत ज़्यादा करोसिव होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सो एसिड रेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पैदा क्यों होती है? पैदा हमने पढ़ा है अभी, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। दो तरह के प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जो बहुत कॉमन है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो हमारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? दो इंडस्ट्रीज को ये कहा जाता है कि आपने आईएसओ का नाम सुना होगा, आईएसओ 9001, कुछ इस तरह के होते हैं आईएसओ के डिफरेंट। वो किस लिए होते हैं? वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं विच एवरी इंडस्ट्री या एवरी प्रोडक्शन हाउस हैज़ टू फॉलो। सो जब आप वो रूल्स फॉलो नहीं करते और उसके बाद बैन भी लगता है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, लेकिन कुछ जो होती हैं वो सुनती नहीं है, फिर वो ट्रीटेड एयर जो आपके पास है वो सीधा एनवायरनमेंट में फेंक देती हैं। होता क्या है, इन इंडस्ट्रीज़ को ये कहा जाता है कि आपका जितना भी वेस्ट है उसको आपने ट्रीट करना है। आप बनाओ, चीज़ें बनाओ, लेकिन आपका वेस्ट इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्रीज़ इस बात को नहीं सुनती हैं और वो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली भेज देती हैं। अब उन्हें तो भेज दिया इन्वायरमेंट में, अब इन्वायरमेंट में चूँकि गैसेज हैं ऊपर की तरफ जाएंगी, जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो वहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करती हैं और एसिड बनाती हैं। ठीक है, और जब बारिश होती है तो डेफिनेटली वो जो आपकी रेन गिरेगी वो एसिडिक होगी, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है। दूसरी बात ये कि जो आपकी रेन है वो वैसे भी थोड़ी सी एसिडिक है, वो न्यूट्रल नहीं है। क्यों न्यूट्रल नहीं है? क्योंकि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नेचुरली हमारी इन्वायरमेंट में है। ये जब वाटर के साथ कंबाइन करती है सो हमारे पास बनता है कार्बोनिक एसिड H3CO3 विच कैन बी रिवर्स्ड बैक। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और जो कार्बोनिक एसिड है ये बहुत ही वीक एसिड है। आप सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का आपको पता होगा बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। इसका कोई इतना खास नुकसान नहीं होता है। ठीक है, होता है नुकसान, बहुत खास नहीं होता है, ये मतलब बर्दाश्त हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल के अराउंड हो जाता है। लेकिन जब इसमें ऐड हो जाता है सल्फर फैक्टर, नाइट्रोजन फैक्टर, तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है जिनकी पीएच बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो एसिडिक रेन है आपके पास वो डिस्ट्रॉय कर देती है चीज़ों को। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर द नेचुरल रेन इटसेल्फ फॉर्म कार्बोनिक एसिड। सो आपके पास बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सो इसकी जो पीएच होती है वो 5.6 होती है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का ऑक्साइड चला जाए या सल्फर का ऑक्साइड चला जाए तो फिर वो बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड की जो पीएच होती है वो लेस देन 5 होती है, यानी 1 से 5 के दरमियान में होती है। सो जितनी ज़्यादा पोल्यूशन, यानी कि जितना ज़्यादा सल्फर ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड आपकी एनवायरनमेंट में, उतनी ज़्यादा रेन क्या होगी? एसिडिक होगी। सो एसिडिक रेन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स एंड लीच का मतलब है बह जाना। लीच हैवी मेटल्स फ्रॉम सॉइल में से वो बहा के ले जाती है। जब वो सॉइल में से हैवी मेटल्स को निकाल के समुद्रों में ले आएगी तो वो समुद्रों का पानी हमारे घरों में आता है, हम वो पानी पीते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। जब हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमें नुकसान देंगे। दूसरा ये कि समुद्रों में मछलियाँ भी तो रहती हैं, तो मछलियाँ क्या करेंगी? वो बेचारी भी मरना शुरू हो जाएंगी। सो द एसिडिफिकेशन जो हैवी मेटल गए लीचीज एल्यूमिनियम विच क्लॉग गिल्स ऑफ फिश। उन्होंने क्या किया? फिश के गिल्स को कवर कर दिया, बंद कर दिया, गिल से वो सांस लेती हैं। जब उनका सांस लेने वाली चीज़ ही खत्म होगी तो फिर क्या होगा? उनकी डेथ हो जाएगी, मछलियाँ मर जाएंगी, आपकी जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन? उसके बाद है स्मोक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, और इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है। आजकल तो नहीं है, लेकिन रिसेंट 2-3 वीक्स में बहुत ज़्यादा स्मोक थी। और स्मोक क्या है हमारे पास? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड स्मोक। सो गए हैं लगता है, सारे पढ़ते पढ़ते सो गए हैं, इतना वो बोरिंग सा और टॉपिक आपको लगा है। इट कंटेन हाई कंटेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज़ केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर एंड इज़ नोन एज रिड्यूसिंग स्मोक। रिड्यूसिंग का मतलब है कि ये उसमें इंड्यूस करवाती हैं ऑक्सीजन को निकाल के, ठीक है, उसमें इंड्यूस करवा देती हैं। देयर आर सर्टेन हाइड्रोजन फैक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉन फैक्टर्स। तो चूंकि ये रिड्यूसिंग स्मोक है, दूसरी चीज़ों को रिड्यूस करवाती हैं, खुद ये ऑक्सीडाइज होती हैं।
यानी कि खुद ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती रहती है। सो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड ने खुद ऑक्सीजन ली पकड़ी हुई है और ये आपके इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। और ज़्यादातर इसका नुकसान क्या है, ये कंबस्टन ऑफ कोल। अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जो फायर ब्रिक्स हैं उन पे, जो ये ईंटों की भट्टियाँ इन पे पाबंदी लगा दी गई है। मैंने कल की न्यूज़ में शायद ये सुना था। क्यों लगा दी गई है? क्योंकि ये जब कोल प्रोड्यूस करें, क्योंकि काम तो सारा कोयले से हो रहा है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है। सो वो सारे के सारे पोल्यूटेंट्स क्या करें, हमारे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे हैं। ठीक है। सो फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है? फोटोकेमिकल स्मोक होती है जो कि जब आपकी लाइट भी मिल जाती है और जब लाइट मिलने के साथ जो रिएक्शन होता है वो और खतरनाक हो जाती है। सो फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट लाइक ओजोन, आपकी जो इन्वायरमेंट का फैक्टर है। सो ओजोन क्या है, कौन बताएगा जी हमें? फैजान बताएगा। सो गए हैं सारे। फैजान, ओजोन क्या होती है? और शिजा आपने मुझे बताना है, क्या पूछना था मैंने, एक और क्वेश्चन पूछा था। चले आपके लिए क्वेश्चन मैं सोचती हूँ। चले फैजान, आप तो मुझे बताए ना कि ये ओजोन क्या है। और अभी मैं चूंकि फोटोकेमिकल स्मोक की बात कर रही हूँ, सो आपके पास जो ओजोन होती है, चूंकि आप मुझे आंसर बता रहे हो, सो उस आंसर से ही रिलेट है। ये क्या करती है, हार्मफुल रेस को रोकती है। सो वो जो हार्मफुल रेस है, जब ये ओजोन आपकी पोल्यूटेंट में इंक्लूड हो जाएगी, नीचे इसकी लेयर हो जाएगी, सो फिर उससे क्या होगा, आपकी हार्मफुल जो रेज हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होंगी और वो डायरेक्टली अर्थ को रीच करना शुरू कर देंगी। So it consists of high concentration of oxidants like ozone. It is yellowish brown gray haze. ऐसा इसका कलर होता है, ऐसा लगता है धुंध है लेकिन धुंध होती नहीं है। Which is formed due to the chemical reaction of pollutant in air. And nitrogen oxide is the main component of photochemical smoke, which is oxidized into NO2. नहीं, ब्लू लेयर नहीं है गैस की। वो ब्लू कलर जो आसमान का नजर आता है वो ओजोन गैस की वजह से नहीं है। प्लीज 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 अपना कॉन्सेप्ट ठीक कर लो। ब्लू लेयर नहीं है ओजोन की, ठीक है? ये मैंने ब्लू में लिखा हुआ है वो अलग एक स्टोरी है। सो स्मोक क्या है? स्मोक के लिए आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए जो कि कोल प्रोड्यूस कर रहा है। देन हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए जो कि आती है बिल्कुल, सो दैट केमिकल रिएक्शन में अकर द मूवमेंट ऑफ एयर मास मस्ट बी लिटल। अगर तो एयर आगे चलेगी तो स्मोक तो रही नहीं ना, चूंकि एयर ठहरी हुई होती है इसलिए वो कोहरा सा बन जाता है। सो मस्ट बी लिटल सो दैट द रिएक्शन मे नॉट डिस्टर्ब। सो अगर आप इन चीज़ों को तोड़ दो, यानी कि ये चीज़ें ना हो, तो आपके पास स्मोक नहीं रहती है। जैसा बारिश हो तो स्मोक बैठ जाती है। सो ओके, शिजा ने कहा ओजोन इज अ गैस, ठीक है, विच हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट। अमीनो रहमान ने कहा आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, वेरी नाइस, वेरी गुड। और ये हमारी अर्थ को क्या करती है, यूवी रेडिएशन से बचाती है। सो स्मोक क्या है? स्मोक का ये आपने याद रखते हैं कि स्मोक के लिए कौन सी ये 3 कंडीशन, एक तो आपके पास पोल्यूटेंट होने चाहिए, दूसरा आपके पास सनलाइट होनी चाहिए, तीसरा आपके पास जो एयर है वो स्टेशनरी होनी चाहिए, वो बहती हुई आंधियां शांधियां ना चल रही हो, कम फ्लो हो एयर का, खड़ी हुई एयर हो। सो उसके बाद स्मोक के बारे में आपने बताना है कि स्मोक 2 तरह की होती है, रिड्यूसिंग होती है और फोटोकेमिकल होती है, उसके कंपोनेंट्स बताने हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? देन ओजोन की बात करते हैं। ओजोन हमारे पास क्या है? ओजोन है हमारे पास, इट हैज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ मेजर इन डॉप्सन यूनिट, डीबी यूनिट्स बोलते हैं, डॉप्सन यूनिट्स में आती है। सो साइंटिस्ट था एक, उसने कहा था कि इसकी कंसंट्रेशन को आप मेजर कर सकते हो। ओजोन क्या है? ओजोन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। ओजोन की एक तह है, ठीक है, तह है हमारी अर्थ के गिर्द। ये क्या करती है, हमारी अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। आपने यूवी रेडिएशंस का नाम सुना होगा, यूवी ए, बी एंड सी। अब ये जो है हमारी अर्थ के लिए खतरनाक है, ठीक है? आपने कभी फेयर एंड लवली वगैरह की ऐड देखी होगी, वो यूवी रेज यहाँ से आके वापस मुड़ी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता इन क्रीमों से, ट्रस्ट मी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। साइंटिस्ट बैठे हुए हैं ना, वो गोरे ना हो जाएं ऐसी काम होने लगे तो, ऐसी फजूल में, वो तो स्किन खराब करती है। प्लीज़ खुदा के लिए ऐसी क्रीम्स ना यूज़ किया करें, प्लीज़ ना यूज़ किया करें। अच्छा, होता क्या है ओजोन से? आती है, इसकी लेयर बहुत मोटी होती है, वो अंदर ही पेनिट्रेट नहीं होने देती। होता क्या है, आपके पास जो यूवी रेडिएशंस हैं उनकी कुछ वेवलेंथ है, वेवलेंथ के लिए उसका पास होना ज़रूरी है, लेकिन इस वेवलेंथ को वो ओजोन पास नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से उसको रोक लेती है। लेकिन ये वेवलेंथ क्या है, इस वेवलेंथ को मेंटेन हो जाएगी। अगर ये वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी तो सारी बात एनर्जी भी डिफरेंट हो जाएगी। जैसे आपके पास सनलाइट है, सनलाइट की वेवलेंथ
इतनी है कि ये इसमें से गुजर जाती है। यूवी नहीं गुजर सकती है, सनलाइट गुजर सकती है। सो हर एक लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होती है। सो वेवलेंथ की बेस पे वो उसको पास करवाती है। सो यूवी रेस को ये पास नहीं करवाती, सनलाइट को पास करवा देती है। सो दो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो आपके पास है 350, और ये हमारे अर्थ से 25 से 30 किलोमीटर के दरमियान में पाई जाती है इन द स्ट्रेटोस्फीयर सराउंडिंग द ग्लोब and filtrate most of harmful UV rays. So in 1980 ozone hole was discovered, not hole. हुआ क्या? हुआ ये कि हम लोग जब नई नई टेक्नोलॉजी आई 18th सेंचुरी में, 17 समथिंग में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, ठीक है, आपके पास ढेर सारी चीज़ें आई और अल्टीमेटली एसीज आ गए, फ्रिजें आ गई, पता नहीं क्या कुछ आया। हमारे पास तो बहुत लेट पहुंची लेकिन बनी हुई थी चीज़ें। अब हुआ क्या, जब ये चीज़ें प्रोड्यूस हुई तो इन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ किए। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन्वायरमेंट में गए, वहाँ पे जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने क्लोरीन ने जाके उधम मचा दिया। क्लोरीन ने रिएक्ट किया उस ओजोन के साथ, ओजोन को तोड़ना शुरू कर दिया। अब ओजोन की कहीं कहीं लेयर बहुत बारीक हो चुकी है, कहीं कहीं मोटी है, नॉर्मल है, कहीं कहीं बहुत बारीक हो गई है। वो जो लेयर बारीक हो गई है बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं ओजोन होल। और ये अंटार्कटिका के ऊपर क्यों है? अंटार्कटिका के ऊपर इसलिए है, प्रोड्यूस तो हम कर रहे हैं ना, हमारी इन्वायरमेंट कर रही है भाई। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है ना उनका, क्योंकि वहां तो आबादी नहीं है। लेकिन होता ये है जब एयर मूव करती है, आपको पता है अर्थ मूव कर रही है ना, अर्थ रिवॉल्व अपने एंगल पे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब होगा क्या, जब आपकी अर्थ इस तरह से मूव करेगी, सो जो वो पोल्स हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है वो क्रिएट होगा। सो सिर्फ प्रेशर की वजह से, चूंकि वो ठंडा इलाका है, ठीक है, वहां पे जो गैसेस हैं रहती नहीं है। जो गैसेस हैं वो हाई टेम्परेचर की तरफ, कहते हैं ना कि गैस गर्म हवा ऊपर उड़ती है और ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है। सो यहाँ भी यही होता है, जैसे ही वो मूव करते हैं उसको थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो गर्म हवा मूव करना शुरू कर देती है। जब वो मूव करती है तो ठंडी हवा यहाँ रहती नहीं है, ठीक है, कोनों पे, वो हवा यहाँ आ गई। अब उस हवा ने यहाँ पे जो ओजोन होल बना था उसको कवर कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल ओजोन थी वो किस में कन्वर्ट होगी? वो ओजोन होल में कन्वर्ट होगी। इसलिए अंटार्कटिका रीजन में होल है और हमारी जगह पे होल नहीं है। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में से क्या आएगा? शिजा, एक तो इनकी बॉन्डिंग कर लो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं इसके बाद बताती हूँ। छोटी सी चीज़ रह गई है, बाय करंट में बता दूंगी, ठीक है, बता दूंगी। सिर्फ एक रिएक्शन रह गया, टाइम खत्म होने वाला है तो मुझे जल्दी से खत्म कर ले दो। इट एक्ट एज अ पोल्यूटेंट एंड कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डैमेजिंग ऑफ आइज। यूवी रेज हैं, यूवी रेज डेफिनेटली हमारी सबसे पहले स्किन, आइज, इन चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं। एग्रीवेट एस्थमा को बढ़ा देती हैं, ठीक है। डिक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स टिश्यू, हमारे जो लंग टिश्यू हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, वो एब्जॉर्ब करना बंद कर जाएंगे, ठीक है। रिजल्टिंग इन कॉफिंग एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट। इट रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस ऑफ पेंट को खराब कर देती हैं। यूवी रेज आ रही है ना, यूवी रेज तो खराब करने के लिए आ रही हैं। एंड कॉज फैब्रिक डाइज टू फेड का मतलब है रंग उड़ जाना। सो फैब्रिक आपका अच्छा नहीं रहता है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इज लेस इन द रीजन क्लोजर टू इक्वेटर, और इसकी जो थिकनेस है 50% अंटार्कटिका पे डिप्लीट हो चुकी है। सो वो क्या है? ओजोन होल है। इफेक्ट क्यों है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। होता क्या है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टूटते हैं CFCl2 और साथ में आपके पास बन जाता है क्लोराइड रेडिकल। ये क्लोराइड रेडिकल जो आपके पास है ये असल में तबाही मचाता है। ये क्लोराइड रेडिकल इस ओजोन को तोड़ता है और आपके पास ऑक्सीक्लोराइड रेडिकल और नॉर्मल ऑक्सीजन बना देता है। अब ऑक्सीजन तो आ गई, लेकिन ये जो ऑक्सीक्लोराइड रेडिकल है ये अगले ओजोन्स को तोड़ता जाता है। सो कहते हैं कि एक क्लोरीन रेडिकल मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की कैपेसिटी रखता है सिंगल एक। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं कहाँ से? ये रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में, यहाँ में हम यूज़ करते हैं और ठंडक करने के लिए। सो जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। सो ये असल में तबाही मचाती हैं और इसको तोड़ती जाती हैं। सबसे पहले ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, ये ऑक्सीक्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करेगा, बना देगा आपके पास ऑक्सीजन और साथ में क्लोराइड रेडिकल, ठीक है। सो इस तरह से ये रिएक्शन होता जाता है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लिख लो।
और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, स्मोक ओनली एग्जिस्ट व्हेन एयर फ्लो इज, कितना एयर फ्लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आप लोग मुझे आंसर दें, उतनी देर में शिजा को थोड़ी देर में बता देती हूँ कि शिजा ने क्या क्या करना है। इसलिए पढ़ा दी क्योंकि आसान है, ज़्यादा नहीं हुआ। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म करनी है आप लोगों ने, क्या हो गया, ज़्यादा नहीं पढ़ाया मैंने। अच्छा शिजा आपके लिए चलें, नाइलॉन 66 सबसे इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो आप, नाइलॉन 66 की प्रिपरेशन आती है। ओके, फिजा ने आंसर दिया ए, विच इज वेरी वेरी राइट, और बाकी स्टूडेंट भी प्लीज आंसर जरूर दिया करें, एक दो आंसर देते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। शिजा आपके लिए नाइलॉन 66 उसकी प्रिपरेशन और पीवीसी की प्रिपरेशन, ठीक है। देन डिफरेंस मैंने आपको बताया था उसका, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का। देन और है आपके पास एक ओलिगोसेक्राइड बनाने के लिए आपको कह सकती हैं जिसमें वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना आता है, एक वो हो सकता है। और उसके बाद प्रोटीन, हाँ, सेलुलोज और स्टार्च में जो फंक्शन है, जो आयोडीन का एक फंक्शन है, नहीं है कि आयोडीन एक ब्लू कलर कर देता है, एक रेड कलर करता है और एक में कोई कलर शो नहीं करता है, वो वाला टेस्ट जो है आपका। और फिर उसके बाद डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लो। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट्स, जिसमें आपने बताना है कि एक में सेचुरेशन होती है, एक में सेचुरेशन नहीं होती है। देन आपके पास ऑयल्स में से ऑयल का सबसे इंपॉर्टेंट स्पोनिफिकेशन नंबर, स्पोनिफिकेशन नंबर एंड आयोडीन नंबर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट आ सकता है, और डीएनए आरएनए में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। चलें जितनी देर, अगला क्वेश्चन, कोल कंटेन हाउ मच ऑफ सल्फर, कोल के अंदर तकरीबन कितनी कितनी सल्फर होती होगी। अब तो लगाने हैं तुक्के आप लोगों ने, क्योंकि ये चीज मैंने नहीं बताई, देखते हैं किसका तुक्का सबसे बेहतरीन लगता है। हाँ जी, आप सारा ही कर लें शिजा, ठीक है, सारा तो आपने करना ही है। चलिए जरा फिजान जरा लगाएं तुक्का, देखते हैं आपके तुक्के कितने बेहतरीन हैं। कोल कितने परसेंट प्रेजेंट है, सॉरी सल्फर कितने परसेंट प्रेजेंट है कोल में। ओके, नूरुल हक आपने किसका आंसर बताया, फर्स्ट का या सेकंड का? ओके, सेकंड का फिजान ने ए कहा है, 1 to 9%। आपको लगता है इतनी ज़्यादा सल्फर होगी, सल्फर कम होती है, 1 to 9% नहीं हो सकती। आई एम कन्फ्यूज इन 1 to 3 एंड 1 to 2%, और आई गेस बी इज़ राइट, नूरुल हक शायद ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ये लग रहा है। लेट मी चेक, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, मुझे भी भूल सकता है, मेरे से भी गलती हो सकती है, और मुझे नहीं मिल रहा आंसर। आप लोगों को मिल जाए तो ज़रूर बताएं, या इट्स 1 to 9%। ठीक हो गया जी, फैजान ने बिल्कुल ठीक है, 1 to 9% ही आंसर है इसका। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड वॉल्केनो से कितनी एमिट होती है, इसकी वैल्यू तो मैंने बताई हुई है। कितने परसेंट वॉल्केनो आपके पास एमिट करते हैं सल्फर की, ये तो मैंने बताई थी, देयर इज सम परसेंटेज, कितने परसेंट करते हैं जी। ए इज राइट आंसर, 1 to 9%। और अभी क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड कितने परसेंट एमिट होती है जी। शिजा हो गए, ठीक है, राइट इज ए। 1 to 2 अमीन रहमान नहीं, 1 to 9% है, और फिजाने का नन, यस इट्स नन, बिकॉज इट इज 67%, सो नन इज द आंसर, ठीक है। सो लेक्चर को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और कल हमने पढ़ना है एयर पोल्यूशन, सॉरी वाटर पोल्यूशन, और इसके 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, और जिसमें आपके पास वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आएगी, वो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो आज के टॉपिक एक इंपॉर्टेंट था और एक कल का टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो अपना बहुत ख्याल रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। ओके, शीज़ा ने हमें कहा है 67% ठीक हो गया, मिल गया जी, आप लोगों के आंसर्स मिल गए हैं। सो क्लास को करते हैं ख़त्म क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम ले चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।